हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों के बोर्ड के एग्जाम आने वाले हैं तो मैंने सोचा है कि आप लोगों के लिए क्विक समरी वाला मैं वीडियोस बनाने शुरू करूं हर चैप्टर के। मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को हर चैप्टर एक वीडियो में कवर करके दूं जिससे कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों की तैयारी हो सके। और मैं कोशिश ये भी करूंगी कि आपको डेली या एक से ज्यादा वीडियोस प्रोवाइड करूं सो दैट आप लोगों की एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छी हो पाए। तो इसी सीरीज में हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, क्लास 10th की बात मैं कर रही हूँ। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अच्छा, इस सीरीज में हम लोग बात करेंगे बेसिक जो हमारे डिटेल वीडियो है वो तो आप लोगों ने देखे ही हैं। अब हम करेंगे कि एक समरी टाइप में हो, फटाफट से रिवीजन भी हो जाए और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे, प्लस उन क्वेश्चंस को आंसर हमने कैसे करना है। बहुत बार साइंस वाले बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है कि उन्हें आंसर तो मालूम है लेकिन उन्हें लगता है पता नहीं ये क्वेश्चन कहां से आ गया, कैसा आ गया। राइट वे ऑफ आंसरिंग ना होने की वजह से मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो अब हम इस सीरीज में डिस्कस करेंगे हाउ टू राइट द करेक्ट आंसर्स, परफेक्ट आंसर्स, जिससे आपको परफेक्ट स्कोरिंग हो सके। तो शुरुआत कर लेते हैं, एक एक करके टॉपिक शुरू करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस में सबसे पहले हम बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशंस होती क्या है, केमिकल रिएक्शंस होते क्या है। केमिकल रिएक्शन वो रिएक्शंस होते हैं जिसमें कोई भी कंपाउंड या एलिमेंट या तो कंबाइन होकर के या टूट करके कोई या आपस में मिक्स होकर के कोई एक नया कंपाउंड बना देते हैं। केमिकल कॉम्बिनेशंस होते हैं, केमिकली अलग हो जाता है जो नया कंपाउंड बनता है, तो उसको तो हम कहते हैं केमिकल रिएक्शन। अब उस केमिकल रिएक्शन को साइंटिफिक उसमें फॉर्म में लिखने या फिर हम कहेंगे कि शॉर्ट फॉर्म में लिखने, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने को हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। से फॉर एग्जांपल मैं एक इक्वेशन ले लेती हूँ आपका, मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं, H2O बनाते हैं। इसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इस इक्वेशन को देखते ही हमें पता चल जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं और वाटर बना रहे हैं। लेकिन इससे हमें सिर्फ ये पता चला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए, हमें ये नहीं पता चला कि कौन सी स्टेट में है ये, फिजिकल या केमिकल स्टेट। कंप्लीट इक्वेशन नहीं है ये। अगर मैं इसको फॉर्म भी बता दूं गैसीय स्टेट में, और ये भी हमें गैसीय स्टेट में ही मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, मैडम आपने वाटर को गैसीय स्टेट कैसे लिख दिया? अरे किसी भी कंपाउंड की और एलिमेंट की तीनों स्टेट्स होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर। अब वाटर होता नहीं है कि गैसीय स्टेट में, वाटर वेपर फॉर्म में होता है ना। तो ये एक तरह से हमारे पास अभी इक्वेशन स्टेट में भी हो गई और कंपाउंड्स में क्या कौन सा एलिमेंट मिला, क्या कंपाउंड मिला। लेकिन अभी भी ये कंप्लीट नहीं है। कैसे? देखो, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन के 2 एटम लिए, यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन के 2 एटम है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ ऑक्सीजन के हमने एटम, एक्चुअली एटम नहीं कहूंगी मैं इसको, एक मॉलिक्यूल है। अगर इसमें भी बच्चों को कंफ्यूजन हो जाएगा। H2 क्या है? एक मॉलिक्यूल है जो किससे मिलके बना है, एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन से, इसीलिए मैं इनको हाइड्रोजन के एटम्स बोल रही हूँ केमिकली कंबाइन होने के लिए। राइट? इसी तरह से ऑक्सीजन है, ये है एक मॉलिक्यूल लेकिन कैसे बना है, एक ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन एटम से, यानी कि 2 एटम ऑक्सीजन के यहाँ पे हैं और यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक ही ऑक्सीजन का एटम है। तो बैलेंस तो नहीं हुआ, क्योंकि क्या कहता है हमारे को लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हम लोगों ने बात की थी ना, मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ कहाँ चला गया ऑक्सीजन, इसे बैलेंस करना पड़ेगा हमें। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, अभी मैं हिट एंड ट्रायल वाला ही फॉर्मूला लगा देती हूँ। डिटेल बैलेंसिंग के लिए मेरी बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन वाली वीडियो आप देखिए अगर आपने मिस कर दी है तो यहाँ पे हो गया ऑक्सीजन पूरा हो गया, लेकिन देखें अभी हाइड्रोजन कितना हो गया, यहाँ 4 हाइड्रोजन है, यहाँ सिर्फ 2 है, तो ये बैलेंस हो गया। नाउ दिस इज अ कंप्लीट केमिकल इक्वेशन, जिसको देखते ही हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारे पास जब हम 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करेगा तो 2 वाटर के मॉलिक्यूल बनेंगे और तीनों ही गैसियस स्टेट में होंगे। ये तो एक मोटा मोटी मैंने आप लोगों को बता दिया केमिकल रिएक्शंस और इक्वेशन क्या होती हैं। बैलेंसिंग की फिर से इंसिस्ट करूंगी, अगर आपने नहीं देखा है तो वीडियो जरूर देख ले, बिकॉज जो जिस तरह के क्वेश्चंस आएंगे वो आएंगे कंप्लीट द फॉलोइंग इक्वेशन एंड बैलेंस देम, या फिर हो सकता है केमिकल इक्वेशन कंप्लीट हो आपको दे दें और उसको बैलेंसिंग दे। तो मान लीजिए एक इक्वेशन ले लेती हूं मैं, से फॉर एग्जांपल आपको दे दिया NaOH प्लस H2SO4।
बैलेंसिंग आपको आती है लेकिन कंप्लीट करना नहीं आता, तो ये तो क्वेश्चन गया हाथ से। कंप्लीट कैसे करते हैं मैंने फिर आपको बताया था, आयोनिक फॉर्म में इनको डाल लो। इसमें कौन से आयंस हैं? जब भी कोई केमिकली कंबाइन होता है तो एक नेगेटिव पार्ट होता है उसका, एक पॉजिटिव, मतलब एक ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया हुआ होता है, एक ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया हुआ होता है। तो डोनेशन और एक्सेप्टेंस दो तरीके की हो सकती है, या तो आयोनिक या फिर कोवेलेंट। कोवेलेंट में शेयरिंग होती है, फिर भी शेयरिंग में भी एक पार्ट नेगेटिव होगा, जिसकी तरफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा जाएगा वो नेगेटिव पार्ट है, और जिसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन कम जाएगा वो पॉजिटिव पार्ट है। यहाँ तो ये आयन कंप्लीटली डिवाइड हो जाएंगे, क्या हो गया ये सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। यहाँ पे कौन से आयन हैं? ये देखो, ये H आयन है और ये सल्फेट आयन है। और याद है आप लोगों को, सल्फेट आयन पॉलीएटॉमिक आयन होता है जिसपे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, इन पे एक नेगेटिव चार्ज है। तो ये कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे? मैंने आपको पहले भी बताया है, H और OH बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जहां भी दिखेंगे फटाफट से क्या बना लेंगे? H2O। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा? H2O। और दूसरा क्या बचा? सोडियम और सल्फेट। याद करो, जब हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या हम इसको ऐसे लिखते हैं NaSO4? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये। क्यों? वैलेंसीज याद करो, देखो सोडियम की वैलेंसी क्या है? 1 है, सल्फेट की वैलेंसी क्या है? 2 है, क्रॉस तो क्या हो गया? Na2SO4। ये कंपाउंड हमारे पास क्या बन गया? Na2SO4। अब हमारे पास, मैं इसको इरेज कर देती हूं, इक्वेशन हो गई है कंप्लीट। अब देख लेते हैं बैलेंस भी है कि नहीं है। ध्यान रखना है, देखो सोडियम सल्फेट बोलने में तो यही आएगा कि सोडियम और सल्फेट है, लेकिन वैलेंसी जब हम फॉर्मूला लिखते हैं तो वैलेंसी ऐसे आएगी, लिखने में तो सोडियम सल्फेट लिखा जाएगा। वर्ड इक्वेशंस भी आती हैं आप लोगों को, तो ये आप लोगों का 9th वाला ही टॉपिक है। होपफुली आप लोगों को याद है, नहीं याद है तो ये भी वीडियो मेरी अवेलेबल है, आप देख लेना। अब देखो, सोडियम यहाँ पे एक एटम है और यहाँ पे 2, बैलेंस नहीं है, हिट एंड ट्राई ले लेते हैं। 2 सोडियम हो गए, सोडियम यहाँ 2 हो गए। अब इसको देखते हैं OH। टोटल इस साइड रिएक्टेंट साइड में कितनी ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन, और ये 4, 6 हो गई रिएक्टेंट साइड में। और यहाँ पे कितनी है? 4 और 1 5। दिक्कत हो रही है, चलो इसका भी कुछ करते हैं। अब अगर हम लोग हाइड्रोजन की बात करें, थोड़ी देर में हम लोग ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन की बात करें, यहाँ कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, कितने? 4। और यहाँ पे हमारे कितने हो गए? 2 है, तो हमने क्या कर दिया? 2 हाइड्रोजन, उस साइड हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। आप देखो ऑक्सीजन हुई क्या? हो गई ना? 2 ऑक्सीजन 4 6, 4 और 2 6। आपका सल्फेट आयन भी बैलेंस है, सल्फर, वेरी नाइस। ये हो गई कंप्लीटली बैलेंस्ड इक्वेशन। बहुत केमिस्ट्री में क्या होता है, आपको बेसिक्स अगर क्लियर है तो पूरा नंबर स्कोर करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। 3 नंबर का क्वेश्चन एक लाइन में ले सकते हो आप, बट आपको स्पेसिफिकली उसी के बारे में बात करनी होगी। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया, पहले एक तरह का क्वेश्चन तो ये आता है, कंप्लीट द इक्वेशन एंड बैलेंस देम, या फिर इक्वेशन दी हुई होगी, बैलेंस द इक्वेशन, या फिर वर्ड प्रॉब्लम में इक्वेशन दी हुई होगी। जैसे मान लो आपको दे दिया है बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, ऐसा हो सकता है कि ये भी आपको कंप्लीट करने के लिए दे दे, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये लिखा होगा कि बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट कंबाइन टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड एंड बेरियम सल्फेट। उसमें तो इक्वेशन पूरी हो गई, लेकिन अगर हम लोगों को, चलो अगर आधा भी दे रखा है तो हम लोगों को क्या करना है, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। बेरियम क्लोराइड, BaCl फॉर्मूला, क्लोरीन की वैलेंसी 1, बेरियम की 2, तो यहाँ क्या हो जाएगा? BaCl2। एंड सोडियम सल्फेट, ये आपको हमेशा एक्वस में ही होंगे, क्योंकि अगर आयंस एक्वस में ही रिलीज होते हैं, मतलब लिक्विड या मोल्टन स्टेट में हो, तो अगर वो एक्वस में नहीं है, सॉलिड मिक्स करेंगे, रिएक्शन नहीं होगा। सोडियम सल्फेट, ये तो हमने अभी अभी बनाया था, सोडियम इज Na, सल्फेट क्या होता है? SO4, 2 नेगेटिव इस पे चार्ज है, तो क्या हो गया? Na2SO4। रिएक्शन करेगा, ये भी एक्वस होगा, रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा? या तो आप लोगों को दिया हुआ होगा वर्ड कंप्लीट करके, या फिर आप अब खुद भी बना सकते हो, बी सेल्फ डिपेंडेंट, आप इंतजार ही मत करो कोई हमें दे।
ये इसका पॉजिटिव पार्ट, ये इसका नेगेटिव पार्ट, ये इसका पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट। और एक और बात, बेरियम का 2 पॉजिटिव होती है वैलेंसी और इसकी 2 नेगेटिव होती है। फाइन, कर दो इनको। क्या हो जाएगा, सेम वैलेंसी वाले एक साथ जाने की कोशिश करेंगे और ये क्या हो जाएगा, NaCl। क्या बना हमारे पास, NaCl प्लस BaSO4, बेरियम सल्फेट बन गया। राइट, कंप्लीट हो गई बैलेंसिंग। देखते हैं, बेरियम 1 है, वहां पे भी बेरियम 1 है, Cl2 है यहाँ पे, लेकिन वहां पे Cl 1 है, तो हम लोग क्लोरीन को यहाँ बैलेंस कर देते हैं 2Cl। इसी से सोडियम भी बैलेंस हो गया और सल्फेट भी। नाउ ये भी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। तो ये कैसा टाइप का इक्वेशन था, बैलेंसिंग इक्वेशन आएगी, आपको वर्ड फॉर्म में भी मिल सकती है और आपको सिंबॉलिक फॉर्म में भी मिल सकती है, आपको कंप्लीट इक्वेशन भी मिल सकती है और आपको आधी इक्वेशन भी मिल सकती है। तो आप लोग एक तो इसकी प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद दूसरा टॉपिक है हम लोगों का टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं। टाइप देखते ही आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि इक्वेशन बनेगी कैसे। सबसे पहला टाइप आ जाता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता चल रहा है कुछ कंबाइन हो रहा है, कुछ जुड़ रहा है, दो एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड या कुछ भी जो मिल करके कोई नया कंपाउंड बनाते हैं तो उसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे C+O2 क्या बन गया, CO2 बन गया। अब मैं बैलेंसिंग नहीं कर रही हूँ, आप लोग खुद बैलेंसिंग कर लेना। से फॉर एग्जांपल H2+O2 क्या बन गया, H2O बन गया। कंबाइन हो रहा है, कोई नई चीज बन रही है, दैट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसके बाद आ जाता है, अच्छा इस तरह के क्वेश्चंस में आपको ना कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, विच टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन इज दिस, विच टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इज दिस। तो आप लोगों को देखना है कि कौन सी तरह का है, कितने हैं, सिर्फ 4 ही तरह के इक्वेशंस होते हैं, उनके बारे में हम बात करें। दूसरा है हमारा डिकम्पोजिशन। इसको पहचानना बहुत ही आसान है। डिकम्पोजिशन 3 तरह से होता है। डिकम्पोज यानी कि टूट जाना, कोई एक कंपाउंड अपने सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाता है। वो एलिमेंट्स भी हो सकते हैं या कंपाउंड और एलिमेंट्स भी हो सकते हैं। सिंपलर सब्सटेंसेस में टूट जाना, किसी भी चीज को तोड़ेंगे, किसी भी हम कंपाउंड को, तो उसको हम 3 चीजों से तोड़ सकते हैं। या तो हम हीट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, जब भी आपको थर्मल डिकम्पोजिशन मिलेगा तो ये इस तरह का सिंबल मिलेगा, डेल्टा हम इसे कहते हैं। किसी भी इक्वेशन में अगर डेल्टा लगा हुआ है, इसका मतलब हम उसको हीट प्रोवाइड कर रहे हैं और उस हीट की वजह से वो टूट रहा है। अभी जैसे से फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ CaCO3, और अगर हम इसको यहाँ पे आपको ये आधी इक्वेशन ये दे दी, तो ये देखते ही आपको पता चल जाएगा कि हम हीट कर रहे हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। जब हम एंडोथर्मिक है, जब हम हीट देते हैं सब्सटेंस को तो एंडोथर्मिक यानी कि हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और हीट लिबरेट हो तो एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब बाहर, थर्मिक मतलब हीट, जब सब्सटेंस में से हीट बाहर आ रही है। तो ये क्या हुआ, एंडोथर्मिक, पहली बात। तो दूसरी चीज, ये टूट जाएगा बेटा, ये है कार्बोनेट आयन CO3 नेगेटिव, ये एक पॉलीएटॉमिक आयन होता है। कार्बोनेट आयन जब भी टूटेगा तो क्या रिलीज करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा ही करेगा। तो यहां से CO2 रिलीज हो गया, पीछे क्या बच गया, CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। अच्छा, ये कार्बोनेट अगर साथ में कहीं पे HOH वाटर होगा ना, वाटर जरूर रिलीज करेगा, उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे। एक हो गया आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, जब भी डेल्टा साइन दिखे तो समझ जाओ थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। दूसरा होता है, ये देखो म्यू इज फॉर फ्रीक्वेंसी, किसकी, लाइट की होती है। फ्रीक्वेंसी अगर हम लाइट के प्रेजेंस में तोड़ रहे हैं, मतलब कोई सब्सटेंस इतना तो अनस्टेबल है कि लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उससे भी टूट जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, फोटोलिटिक। फोटोलिटिक, फोटो मीन्स लाइट, लिटिक मतलब टूटना, लाइट की मदद से टूटना। जैसे H2O2 है, वो टूट जाता है, तो इन सब्सटेंसेस को हमेशा हम लोग डार्क कलर की बोतल में स्टोर करके रखते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाई AgCl इज स्टोर्ड इन डार्क कलर्ड बोतल, या फिर H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड
इनको हम लोग ना डार्क कलर की बॉटल में स्टोर करके रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर इनके ऊपर लाइट पड़ गई तो भैया इनका क्या होगा देखते हैं। अगर लाइट पड़ गई तो ये टूट जाएगा Ag और क्लोरीन गैस में। बैलेंस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। अगर इस पे लाइट पड़ गई, लाइट सन की लाइट भी पड़ गई तो किसमें टूट जाएगा ये? वाटर में और ऑक्सीजन में। बैलेंस कर लेना आप लोग। तो ये होते हैं फोटोलिटिक। अच्छा, फोटोलिटिक आपसे पूछा, हाँ ये भी पूछा जा सकता है कि डार्क कलर बॉटल में क्यों स्टोर करते हैं। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि कहाँ यूज होते हैं। फोटोलिटिक रिएक्शंस फोटोग्राफी में भी इस्तेमाल होते हैं, उसमें भी आपका बन सकता है क्वेश्चन। तीसरा हो जाता है आपका थर्मल हो गया, फोटोलिटिक। इलेक्ट्रोलिटिक, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। इलेक्ट्रोलिटिक, जब हम इलेक्ट्रिसिटी की मदद से किसी कंपाउंड को तोड़ते हैं, हमारे घरों में सर्दियों में रोज होता है ये, गीजर चलाते हैं या पानी में रॉड लगाते हैं, वाटर हीटर, वो काम यही करता है। क्या होता है देखो, मान लो मैंने ये बीकर लिया, इसमें इलेक्ट्रोड्स लगा दी और हमने इसको इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल, और हमने इसमें क्या रखा है? वाटर। इलेक्ट्रोलिटिक आप लोगों ने और भी बहुत सारे पढ़े, हम रिवीजन पे चल रहे हैं, एक एक करके बात करेंगे। तो ये क्या करेगा? H2 है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा? H2 और O2 में टूट जाएगा, लिबरेट होकर के यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स पे। कभी देखा है जो पानी वाली रॉड होती है उस पे बुलबुले जमने लग जाते हैं, वही तो बुलबुले हैं ऑक्सीजन गैस के। यही होता है टूटने का। ओके, डिकम्पोजिशन रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। होपफुली अब आप इस तरह के इक्वेशंस को देखोगे तो ये पहचान जाओगे व्हाट टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन आर दीज। ये क्वेश्चन आता है तो देखते ही पहचान जाओगे। कॉम्बिनेशन बता दिया, डिकम्पोजिशन बता दिया। नाउ तीसरा हम करते, मैं इरेज कर देती हूँ ताकि मिक्स ना हो। तीसरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा, और किस तरह का आएगा वो भी बताऊंगी। दैट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस। कई बार इक्वेशन की इसकी डेफिनेशन आ जाएगी तो क्या होगा? व्हेन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट displaces a less reactive element from its salt solution. सॉल्ट सॉल्यूशन, जैसे एग्जांपल मैं बहुत कॉमन एग्जांपल हम लोग लेते हैं, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। ये क्या बना देगा? देखो ये यहां से टूटेगा और जिंक इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, कॉपर अलग हो जाएगा, ZnSO4 प्लस कॉपर। कैसे होता है इसके बारे में बात करते हैं। इस क्वेश्चन में ना कलर का बड़ा खेल आता है, बहुत बार आएगा कलर का। अभी मैं एक एक करके बात करूंगी। कॉपर सल्फेट जो होता है ब्लू कलर का होता है, जिंक सल्फेट जो होता है वो कलरलेस होता है। जरूर याद कर लेना इनको, इनके कलर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब हमें क्या मालूम? जिंक इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। अगर मैं इस तरह से ले लूं कि जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, देखने में तो एक जैसा ही लग रहा है, तो इस हिसाब से तो ये ऐसा बनना चाहिए, कॉपर सल्फेट प्लस जिंक। लेकिन नहीं, ये तो रिएक्शन ही नहीं होगा, नो रिएक्शन। ये इस तरह के क्वेश्चन 100% आएंगे कि अगर हम ये करेंगे तो क्या रिएक्शन होगा, क्या नहीं होगा। आप लोगों को पता होना चाहिए रिएक्शन कब होगा और कब नहीं होगा। तो इसमें तो कोई कलर चेंज आएगा नहीं। इस वाले में क्या कलर चेंज हो जाएगा? ब्लू से कलरलेस हो जाएगा। अब देखते हैं क्यों। हम लोगों को इसके लिए रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी जरूरी है। रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है? देखो, जब पहले ही बोला हमने, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। ये सॉल्ट है कॉपर सल्फेट, और हमने इसका क्या लिया है? सॉल्यूशन लिया है, तो एक्वस लिख देंगे। ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये इसको कॉपर को इधर से हटा देगा। क्यों? क्योंकि दिस इज मोर रिएक्टिव। ये रिएक्टिविटी सीरीज है, आप लोगों की बुक में भी है, जरूर याद करेंगे। ऊपर सबसे ज्यादा रिएक्टिव है पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड एंड देन प्लेटिनम आता है। ऊपर वाला ज्यादा रिएक्टिव है। अब देखो, मान लो इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए। अभी अभी हमने कहा कि ये वाला अगर हम लेते हैं जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, तो नो रिएक्शन हो गया। लेकिन
जिंक सल्फेट में देखो कहाँ है जिंक, यहाँ पे जिंक है, और इससे ऊपर वाला कोई भी एलिमेंट अगर आ जाता है तो जिंक को इधर से डिस्प्लेस कर देगा। यही हमारी पहचान है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ पे ले लूं जिंक सल्फेट और अब एल्यूमिनियम ले लो, मैग्नीशियम ले लो, कैल्शियम, सोडियम, कुछ भी, ये इसको डिस्प्लेस करेंगे। से फॉर एग्जांपल मैं मैग्नीशियम ले लेती हूँ। मैग्नीशियम क्या कर देगा डिस्प्लेस करके, वेरी नाइस, ये इधर आ जाएगा इसके साथ और जिंक आउट। तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट और जिंक बाहर चला जाएगा। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज डिसाइड करती है। यहां देखो एक और एग्जांपल मैं आप लोगों को ले देती हूं कलर का। कलर में एक और आयरन का कलर आता है। देखो ये अब हम आयरन ले ले और कॉपर ले लेते हैं, ठीक है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन और आयरन, इसमें पूछा जा सकता है व्हाट कलर चेंज विल यू फाइंड इफ कॉपर सल्फेट विल रिएक्ट विद आयरन इफ आयरन नेल इज डिप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कुछ भी इस तरह से आप लोगों को आयरन नेल बोलने से मतलब क्या है, आयरन ही तो है, पहचानना आप लोगों को है। आयरन नेल को अगर कॉपर सल्फेट में डालेंगे तो ये क्या था, ब्लू कलर का था। कलर चेंज देखेंगे अब हम लोग क्या होगा। देखो आयरन क्या है, ज्यादा रिएक्टिव है, यस, कॉपर नीचे है, आयरन ऊपर है, तो आयरन इसको डिस्प्लेस करेगा। ये क्या बना देगा, FeSO4 प्लस, कॉपर अलग हो जाएगा। जो आयरन नेल हमने डाली थी ना वो ब्राउनिश कलर की हो जाएगी, कॉपर उस पे जाके चढ़ जाएगा, और ये जो है किस कलर का है, पेल ग्रीन, बहुत हल्का सा मैले से ग्रीन कलर का आता है। तो कलर चेंज आ गया, यानी कि रिएक्शन हो गया। अब देखो कॉपर सल्फेट के साथ आयरन ने रिएक्ट किया, लेकिन हम आयरन से ज्यादा रिएक्टिव कुछ ले लें तो, जैसे चलो जिंक ले लिया, यहीं पे एल्यूमिनियम सल्फेट ले लो या जिंक ले लो, चलो एल्यूमिनियम सल्फेट ले लेते हैं। एल्यूमिनियम सल्फेट, यहां मैं इसका फॉर्मूला भी बता दूं आप लोगों को। एल्यूमिनियम की वैलेंसी 3, सल्फेट की वैलेंसी 2, तो क्या बनेगा Al2, और क्योंकि ये पॉलीएटॉमिक आयन है तो ब्रैकेट में लगा के Al2SO4 3। अगर हम एल्यूमिनियम सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें आयरन की नेल को डिप करते हैं, यानी कि तो क्या रिएक्शन होगा, वेरी नाइस, बिल्कुल नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। तो यहां क्या हो जाएगा आप लोगों का, नो रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आप लोगों को रिएक्टिविटी सीरीज आनी बहुत जरूरी है। वही आपको बताएगी कि रिएक्शन होगा या नहीं होगा, कलर चेंज होगा कि नहीं होगा, राइट। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात करने के बाद अब एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन कर लेते हैं। देखो इसमें तो हम डिस्प्लेस कर रहे थे एक एलिमेंट को दूसरे सॉल्ट सॉल्यूशन में डाल रहे थे। अगर दोनों ही सॉल्ट सॉल्यूशन हो तो आयंस आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, और उस रिएक्शन को हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा टाइप हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो बेरियम क्लोराइड प्लस आपका सोडियम सल्फेट Na2SO4 हमने ले लिया एग्जाम्पल में। जब इस तरह की सॉल्यूशन सिचुएशन आती है तो जो नया कंपाउंड बनेगा ना बेटा, उसमें से एक इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट बनेगा, तभी वो अलग होंगे सॉल्यूशन में से। तो क्या होगा, यहाँ देखो आयंस बनाओ, बेरियम 2 पॉजिटिव है, क्लोराइड 1 नेगेटिव आयन है, सोडियम 1 पॉजिटिव है, ये 2 नेगेटिव आयन है। अब ये आयंस एक्सचेंज हो जाएंगे आपस में, इसका केटायन इसके एनायन के साथ, इसका केटायन इसके एनायन के साथ मिक्सअप हो जाएगा। इसका पॉजिटिव क्या बन जाएगा, देखो NaCl, 2 NaCl, बैलेंस ही कर देती हूँ मैं सीधा, और पीछे क्या बचेगा हमारा BaSO4, और ये प्रेसिपिटेट बन के आएगा। प्रेसिपिटेट क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में सॉल्यूशन पे ऊपर आ जाएगा, बेरियम सल्फेट। ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल। इसमें आपको बैलेंसिंग का क्वेश्चन आएगा, या फिर ये पहचानना आ सकता है कि आइडेंटिफाई द रिएक्शन, टाइप ऑफ इक्वेशन। आइडेंटिफिकेशन होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई है। अब एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आप लोगों का बाकी है, जिसमें से एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा है, तो वो आप लोगों को आना जरूरी है, एंड दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, अब इसको भी रेज कर देती हूँ, आप लोग लर्न कर लेना। लास्ट इज, ये 2 शब्दों से बना हुआ है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन को समझ लेते हैं पहले क्या है।
ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में ऐसे ही लिख देती हूँ, आप लोग कंप्लीट कर लेना। कितनी टर्म्स पे? लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस और गेन ऑफ हाइड्रोजन, या लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में हम इसको डिफाइन करते हैं। तो पहले हम ऑक्सीजन, इसको याद करने का तरीका भी बता देती हूँ। गेन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑक्सीडेशन, O फॉर ऑक्सीजन एंड O फॉर ऑक्सीडेशन, राइट। गेन ऑफ ऑक्सीजन, अगर कोई सब्सटेंस ऑक्सीजन गेन कर लेगा तो इसका मतलब उसमें ऑक्सीडेशन हो गया, दूसरे में हो जाएगा रिडक्शन अगर लॉस हो गया तो। अभी मैं आप लोगों को इक्वेशन करके दिखाती हूँ। उसके बाद आ जाता है हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन में अगर हम लोग, ये इसका उल्टा चलता है, ऑक्सीजन का उल्टा, तो गेन की जगह लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। और इलेक्ट्रॉनिक टर्म पे ये बिल्कुल हाइड्रोजन को बैलेंस मैच करता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा आप लोगों से? क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई भी इक्वेशन आपको दी हुई होगी, पहले तो आइडेंटिफाई करो कि ये इक्वेशन कैसी कौन सी है। दूसरी बात, आइडेंटिफाई करो किसमें ऑक्सीडेशन हुआ है और किसमें रिडक्शन हुआ है। फिर आइडेंटिफाई करो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन सा है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। ये इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनना। से फॉर एग्जांपल मैं आपसे बात करती हूँ Cu प्लस O2, ये क्या बन गया? CuO। बैलेंस भी कर देते हो, फिर कहोगे बैलेंस नहीं किया मैम। अब देखते हैं, हमने देखना है रिएक्टेंट के पास ऑक्सीजन थी कि नहीं थी, और प्रोडक्ट में उसके पास ऑक्सीजन आई कि नहीं आई, वही आपको बताता है। ये देखो, रिएक्टेंट में कॉपर के पास ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन प्रोडक्ट में उसके पास ऑक्सीजन आ चुकी है। इसका मतलब क्या हुआ? कॉपर में ऑक्सीजन का गेन हुआ। कॉपर ने ऑक्सीजन पा ली तो क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। यहां पे ऑक्सीजन थी, लेकिन यहां तो ऑक्सीजन गायब हो गई। किसको मिल गई? वो किसको मिली? कॉपर को मिली। तो इसमें क्या हो गया? रिडक्शन, राइट। तो हमने क्या देखना है? रिएक्टेंट के पास क्या है, और वही सब्सटेंस जब प्रोडक्ट में चला जाता है तो उसमें या तो ऑक्सीजन जुड़ी तो ऑक्सीडेशन, उसमें से ऑक्सीजन हट गई तो रिडक्शन, राइट। उसके साथ ही तो अभी हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडाइज्ड इज कॉपर। कॉपर ऑक्साइड नहीं, कॉपर ऑक्साइड तो प्रोडक्ट बना है जो आफ्टर ऑक्सीडेशन हुआ है। तो ऑक्सीडाइज्ड इज कॉपर, रिड्यूस्ड इज ऑक्सीजन, राइट। यहीं से बताएंगे। ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस भी यहीं से बताएंगे। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट भी। बच्चे क्या गलती करते हैं? इधर बता देते हैं कॉपर ऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट या समथिंग। नहीं, प्रोडक्ट की तरफ से हमारा आंसर नहीं आएगा, हमारा आंसर आएगा इधर से। कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीजन इज रिड्यूस्ड। दूसरी चीज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जो ऑक्सीजन दे देता है, वो हम लोग उसके टर्म से लेंगे। तो यहां इसको ऑक्सीडाइज किसने किया? इसको ऑक्सीजन किसकी वजह से मिली? इसकी वजह से मिली। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का रिडक्शन किसकी वजह से हुआ? किसने ऑक्सीजन को छीन लिया? कॉपर ने छीन लिया। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन हो गया? कॉपर। जिसमें ऑक्सीडेशन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसमें ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसमें रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट। इसके बाद हमारे पास आते हैं क्वेश्चंस किस पे? रेंसिडिटी। रिडॉक्स पे आता है रेंसिडिटी और कोरोजन, दो चीजें होती हैं, रेंसिडिटी एंड कोरोजन। रेंसिडिटी होती है ऑक्सीडेशन ऑफ फैट। चिप्स वगैरह होते हैं, उनको हम लोग क्यों नाइट्रोजन से फ्लश करते हैं? क्योंकि अगर उसमें से ऑक्सीजन चली जाएगी तो उसमें जो फैट है वो उसको ऑक्सीडाइज कर देगा और उसको खराब कर देगा। करोजन क्या होता है? ईटिंग अप ऑफ मेटल्स, जैसे आयरन ऑक्साइड बन गया, जंग लग गया ना किसी भी सब्सटेंस में, तो उसको हम कहते हैं करोजन। इस पे आप देख लेना, कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके साथ ही मैं इस वाले चैप्टर को कंक्लूड कर देती हूँ। अगले वाले चैप्टर में कल मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप ट्यून्ड एंड तैयारी करो।